देखते थे। क्या ये गुस्सा वोट के जरिए आपने मैसेज दिया, अभ्यर्थियों ने, उन युवाओं ने मैसेज दिया है जात पात से ऊपर उठकर? बिल्कुल सर, ये जरूर है कि हम लोगों ने कहीं ना किसी हद तक भाजपा को, मतलब कुछ अभ्यर्थी वोट दिए हैं, उनके परिवार वोट दिए हैं, और परिवार ही नहीं, शिक्षा एक सामाजिक मुद्दा है, और शिक्षा एक सामाजिक मुद्दा होने के नाते शिक्षा से जुड़े लोग, जितने भी समाज में लोग हैं, सब लोगों ने इन सारे चीजों से उठ करके वहां वोट किया। इसलिए भाजपा आज इतराए या फिर गुलाल बांटे। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे भी खुश नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनसे भी हमें प्रताड़ना झेलना पड़ा है, क्योंकि पहले वो भी सरकार में थे। लेकिन अभी जो संदर्भ है, अभी हमारे महागठबंधन का जो सरकार चल रहा है, उनसे हम लोग को जो लेना था वो नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी ने कहा था जैसे ही पटना पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री जी बात करेंगे, और क्या, तो 2 दिन बाद बयान आता है शिक्षा मंत्री जी का चुनाव से जस्ट पहले कि महीनों करोड़ों लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं। तो बताइए, तो हम भी तो एक बात बोले ना कि करोड़ों वोट डालना है, समय लगेगा, हम भी कहें ये बात, क्या उचित होगा? बताइए लव कुमार जी। शिक्षक अभ्यर्थियों को भी मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, हमने जब सत्ता संभाली थी 36,000 शिक्षकों की संख्या थी बिहार में। आज शिक्षकों की संख्या कहां पहुंच गई? 3.5 लाख 4 लाख शिक्षकों की संख्या पहुंच गई है। और ये पद, ये फिर बीच में बोलने की बीमारी है क्या? अरे आज कर दे रहा हूं। अरे आज तो कहीं थोड़ा मिठाई उठाई खा के खुश रहिए। आज की तकलीफ हो रही है। मैं बता देता हूँ, 36,000 में 96,000 थी। अरे छोड़िए, आप देखिएगा। चलिए 36,000 कर 96,000 मान लीजिए, खुश हो जाए क्या? नीतीश पांडे जैसे लोग खुश हो जाए क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आज जो पद है, इतना पद सृजित किसने किया? 12% बच्चे स्कूलों से बाहर थे। आज स्कूलों से बाहर बच्चों की संख्या, जनता ने जवाब दिया है आपको। अभी भी आप कह रहे हैं, अभी भी आप अपने उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। अरे जो मैंने काम किया उसका बखान कर रहा हूँ। काम किया तो समझा नहीं है, समझा नहीं। हमने 5200 विद्यालयों को एक दिन में आप समझा नहीं पाए, या फिर समझा नहीं, या फिर दिक्कत कहाँ हुई? ठीक है, दिक्कत हुई। जल्दी से राम सागर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। नीतीश पांडे जल्दी से अपनी बात रखिए। बिल्कुल सर, राम सागर सर थोड़ा, राम सागर जी एक सेकंड रुकिए। राम सागर जी मैं आ रहा हूँ। आप भी विपक्ष में आने पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, सत्ता में रहने पर आप भी कुछ नहीं किए। बिल्कुल बोलिए। देखिए, मैं कहूंगा सर ने कहा, लौ सर ने कहा कि पद सृजित हुए और बच्चे स्कूल में आने लगे। तो पद सृजित हो जाने से और बच्चे का स्कूल में आ जाने से पढ़ाई तो नहीं हो जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं मिल जाएंगे, शिक्षा नहीं मिल जाएगी। उसके लिए शिक्षकों की बहाली करनी होगी। हुए हैं तो शिक्षकों की बहाली कीजिए, तब ना बचा करके बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। नहीं, सवाल सिर्फ शिक्षक बहाली और बाकी बहालियों की, मेरा सवाल यही कि क्या जातीय गोलबंदी से ऊपर उठकर अब नौकरी और रोजगार का मुद्दा एक बड़ा असर होने लगा है इसका, जिसका फायदा बीजेपी को मिला? राम सागर जी इतराइए आप भी नहीं, नीतीश पांडे कह रहे हैं कि आप भी इतराइए नहीं, खुश मत होइए, आपको फायदा मिला। गुस्सा इधर था तो उसका फायदा मिल गया। सुमित झा जी, मैं शिक्षा का दौर खत्म हो रहा है। 89 में जो नीतीश कुमार पहली बार लोकसभा गए थे, जो लोकसभा 89 में नीतीश कुमार जी गए थे, तो वो गए थे दिलीप सिंह और सर छोड़िए ना 89, 2022 में आइए प्लीज। छोड़िए नहीं 2022 में आइए प्लीज। नहीं, इतना बखान करने का वक्त नहीं है सर, अब छोड़िए। 89 में 90 में शिक्षा की बहाली हुई है। हाँ। वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सब शिक्षा अभियान चलाया गया। हाँ। उससे 3.5 लाख लोगों शिक्षकों की बहाली हुई थी। हाँ। ये भी बीजेपी का ही देन था। बीजेपी के वाजपेयी जी जो केंद्र में बनाए थे नीति, उसका परिणाम था। तो इसमें हम उसी मुद्दे पर क्यों नहीं सरकार से बाहर हो गए? आप हम नहीं कर रहे थे तो उसी मुद्दे पर राम सागर जी और लव कुमार जी, सरकार पर दबाव देखिए। शिक्षा जो बिहार में गड़बड़ाया, वो नीतीश जी जो पंचायत से शिक्षकों की बहाली शुरू करवाए थे, वहां जो लेन देन के मार्फत से जो शिक्षक बहाल हुए, उनका क्वालिटी अच्छा नहीं था। वो भी बहुत बड़ा कारण रहा शिक्षा का ह्रास होने का बिहार में। तो क्यों नहीं उस समय इस मुद्दा को उठाए? राम सागर जी, आप लगता है कि उस समय नहीं थे,
उस समय बीजेपी में नहीं थे क्या? दबाव डालते थे, शिक्षा विभाग आपके पास था ना। अब आपको मुखिया बना करके रखे थे, आपको डेंट पेंट कर करके चमका करके रखे थे कि कुछ अच्छा कर लीजिएगा। उस समय कुछ नहीं थे, हम मुखिया थे, सारा डिसीजन हमने लिया है, तब हम देंगे ना। को भी ठगते थे और बीजेपी को भी ठगते थे आपके मुखिया। 17 सालों तक आपको ठगते रह गए। हाँ, ठगते ही रहे। तो वाह वाह वाह, कैसे हैं भोले आप लोग, पूरा दुनिया को ठग देते हैं, और प्रदेश की जनता को भी ठगते पूरे रहे। देश की जनता को ठग रहे हैं, और हम ही ठग रहे थे आपको। तो इसीलिए तो आपके इस नापाक इरादों को उजागर करने के लिए हम आपसे अलग हुए हैं। ठगे ना, बाढ़ को जिला बनाया क्या? अरे राम सागर जी, बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए। एक चुनाव के जीत हार से इसी गठबंधन में अभी सुनील जी टाइम नहीं दिए, मैं बता रहा था, वो जहां का चुनाव उस समय भी सत्ता में थे आप, कितने वोटों से हारे थे श्रीमान, याद है क्या? भूल गए? जो सांसद अपना भूल जाते हैं, मीठा मीठा कप कड़वा कड़वा थू थू, जो मंत्री दोनों नहीं चलेगा, उसको ठगते रहे तो बिहार को क्यों नहीं नहीं चलेगा। कितने भोले लोग हैं तो राजनीति में, बाप रे बाप, बीजेपी से जैसा भोला पार्टी देखी नहीं। 17 सालों से ठगे जा रहे थे, 17 सालों से आपकी हैसियत ही नहीं थी बीजेपी नीतीश कुमार जी के सामने खड़ा होने की। ये कहिए ना, किसी को आपके डिप्टी सीएम हो कि किसी को भी ये हैसियत देती उसे सवाल पूछने की। सरकार अगर आपके बदौलत ठीक है, तो सुशासन नहीं आता। एक सेकंड, हाशिए पर डाल दी है। चलिए ठीक है अमिताभ जी, ये विश्लेषण, एक सेकंड सर, एक सेकंड विश्लेषण, राम सागर जी हो गया सर, राम सागर जी हो गया सर, राम सागर जी हो गया। 17 साल में आप भी रहे साथ में, आप जलवा वाला पैसा से दोगे। राम सागर जी एक सेकंड रुक जाइए, राम सागर जी रुक जाइए, राम सागर जी रुक जाइए। आवाज आ रही है आप पर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, इनके पास आवाज नहीं जा रही है सर। सर राम सागर जी प्लीज। अमिताभ जी मुझे बस इतना बताइए कि वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ, अति पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगी, भूमिहार जो वीआईपी के नीलाभ हैं वो 10,000 वोट लाए लेकिन उतना काट नहीं पाए, एआईएमआईएम का वोट नहीं, ये सारे विश्लेषण हैं अपनी जगह। लेकिन जो जातीय गोलबंदी अगर होता, 7 दलों का गठबंधन था, 7 दलों का अलग अलग वोट बैंक है, अगर वो गठबंधन और वो वोट बैंक और वो गोलबंदी अगर असर दिखाती तो बम्पर जीत मिलती यहां पर। कहीं ना कहीं गुस्सा ये भी था, जिन अभ्यर्थियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा और जिसका फायदा बीजेपी को मिला। कुछ लोग जात पात से ऊपर उठकर वोट डाला नोटा में, या फिर गुस्से के जरिए ही इजहार किया जिसका फायदा बीजेपी को मिला। दो बातें सुमित भाई, जो आप कह रहे हैं गुस्से का खामियाजा तो भोगना ही पड़ा है महागठबंधन को। नोटा में भी जो संख्या है वो बड़ी संख्या है, और उसमें भी मैं सुबह जब डिबेट में था तो मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं नोटा दबा करके। ठीक है, ये एक पक्ष है, लेकिन एक इसके साथ दूसरा पक्ष ये भी है जो आप कह रहे थे कि जातीय गोलबंदी हुई या नहीं हुई। जातीय गोलबंदी हुई सुमित भाई, बहुत संक्षेप में मैं अनइंटरप्टेड खत्म करूंगा अपनी बात। आरजेडी अपने हिस्से का वोट तो ले पाई, लेकिन सवाल नीतीश कुमार पर है, वो अपने हिस्से का वोट नहीं ले पाई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2015 के चुनाव में मनोज कुशवाहा जब चुनाव लड़े थे तो ये बात उठी कि आरजेडी का यादव वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, 36% वो वोट लेके आए थे। 2020 में जब आरजेडी कैंडिडेट सहनी जी लड़ते हैं और अकेले तेजस्वी लड़ते हैं तो उस समय वो 40.1% वोट लेके आते हैं। इस समय मत प्रतिशत घट गया, जो पोलिंग हुआ उसमें 10% कमी हो गई इस बार के वोट में, उपचुनाव में। बावजूद इसके 40.23% आरजेडी अपना वोट शेयर लेके आई। तो इसका मतलब ये है कि जिस बात की मुनादी 2020 में बिहार में हो गई थी कि नीतीश कुमार के साख पर बट्टा लगा था, उस बात की मुनादी आगे बढ़ गई और कुरहन्नी ने कहा कि आपकी पूंजी समाप्त हो गई है। ये नीतीश कुमार की जो अति कुचरा वोटों की पूंजी थी वो समाप्त हुई, और वो 2% वोट जिसका जिक्र लव कुमार जी कर रहे हैं 1.5 से 2%, वो सीधे सीधे शिफ्ट हुआ है बीजेपी में। इसमें कई कारण और भी हैं, जिसमें एक कारण शिक्षक अभ्यर्थी का है, बीपीएससी से जुड़े हुए लोगों का है, तमाम जो बिहार में कानून व्यवस्था का मसला है, रोजगार का मसला है, और जिस तरीके की पश्चाताप के तौर पर नीतीश कुमार ने शराब नीति बनाई, पहले शराब पिलाए बाद में शराब करने के लिए जो उन्होंने किया, उस
उस सब का ताड़ी और नीरा के ऊपर जो नीति बनाई गई, तो उस सब का भी असर इसमें कुरहनी के चुनाव में दिखा और इसीलिए उनकी खुद की पूंजी यहाँ समाप्त हुई है सुमित भाई। तो वोटों का ट्रांसफर भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार का वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी में, आरजेडी का वोट इंटैक्ट है, जो 2020 में उनको मिला था वही वोट शेयर इस वक्त भी मिला है, जबकि वोट प्रतिशत कम हो गया, पोल कम हुआ, फिर भी वो अपना वोट ले AIMIM भी ज्यादा वोट नहीं काट पाया, नहीं काट पाया। तो अगर ये सब कुछ है, अगर ये सब कुछ है तो ये गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों? क्योंकि पिछले 2.5 दशक से अगर आप देखेंगे तो नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में है, उम्मीदें नीतीश कुमार की से लोगों की थी, लेकिन एक के बाद एक जो वो फैसले लेते चलेगा, खास करके पिछले 2000 अभी नैतिकता की बात हो रही थी, 17 में भी नैतिकता दिखी और उसके बाद फिर अभी भी 22 में भी नैतिकता दिखी है। तो इन सारे कारणों का भी असर हुआ है। जिस शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही थी, देश का इकलौता ऐसा राज्य बिहार है जहां शिक्षा व्यवस्था पंचायती राज में शामिल हो गया, और उसके बाद बिहार के स्कूलों में शिक्षक कैसे गए और स्कूलों की क्या स्थिति रही, अस्पतालों की क्या स्थिति रही, वो तमाम चीज सामने था सुमित भाई। तो नीतीश कुमार का चेहरा लंबे समय से था, तो जाहिर है कि उनके प्रति नाराजगी भी लंबे समय से जमा होता गया और उसका सामूहिक प्रकटीकरण एक के बाद एक हो रहा है। 2020 में भी 3rd डिवीजन मिला था नीतीश कुमार को, फिर भी वो सत्ता में आ गए। उनको पहले बीजेपी ने नेतृत्व दिया, अभी तेजस्वी दे रहे हैं। तो 2020 में भी वो तेजस्वी यादव ने यही नौकरी रोजगार का मुद्दा उछाला था, नौकरी रोजगार के मुद्दे पर ही एक मुश्त होकर ये वोट डाला गया, ये उस वक्त का विश्लेषण भी बताया। 10 को 20 कह दिए ना नीतीश जी, 20 लाख रोजगार देंगे। हाँ, तो ये 10 लाख कह रहे थे, ये 20 लाख। तो ये समझने में देर हो गई, नीतीश जी से समझने में देर हो गई कहीं ना कहीं कि साहब ये नौकरी और रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अब शिफ्ट करना होगा। और ये रैली में भी उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया था कि शिक्षक बहाली को लेकर उन्होंने कहा, जब गुस्सा हो रहा था, कुर्सियां चल रही थी, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि साहब शिक्षा मंत्री पटना जाकर घोषणा करेंगे। तो एक बहाली को लेकर उन्होंने भी आश्वासन दिया या आश्वासन देना पड़ा। इस तरह की बातें अब कहनी पड़ी और कहनी पड़ेंगी, एक मैसेज कम से कम क्लियर गया इस उपचुनाव के जरिए। निश्चित तौर पर ये करना पड़ेगा। और देखिए, ये तेजस्वी के लिए सोचने का वक्त है। मैं फिर से कह रहा हूं कि नीतीश जी की जो पूंजी थी, उनका अतीत बहुत अच्छा था। अतीत में राजेश खन्ना को भी बहुत सारी फिल्में मिलती थी, सुपरस्टार थे। बाद के दिनों में क्या हुआ, राजनीति में भी बहुत सारे ऐसे राजेश खन्ना आए थे, बहुत सारे लौह पुरुष भी आए, कहां चले गए इस वक्त। तो नीतीश कुमार को यह समझना पड़ेगा, उनकी पार्टी को समझना पड़ेगा, और ये तेजस्वी के लिए है कि वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं, उस कमिटमेंट को अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो अभी नीतीश जी की पूंजी खर्च हो गई है, उनकी भी पूंजी खर्च हो जाएगी। इसलिए बड़ा सवाल उनके साथ है। तो नीतीश जी के शैडो में आकर तेजस्वी यादव जिस नौकरी के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे थे, खुलकर अपनी बात रख रहे थे, इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जाकर इनकी आवाज बन रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो भी एक अनकंफर्ट जोन में बन गए हैं। अब इस मुद्दे को लेकर वो करें तो क्या करें? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में है। वो जिस एज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिस एज की पॉलिटिक्स तेजस्वी कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। वोटर का भी एज ग्रुप चेंज हो गया है, लीडरशिप का भी। लेकिन जो नीतीश कुमार का नजरिया है, वो अपने हिसाब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके साथ के लोग, कोई कहता है पौवा फ्री कर दीजिए, कोई कहता है आधा फ्री कर दीजिए, कोई कहता है ताड़ी पर मत लगाइए, कोई नीरा पर मत लगाइए। नीतीश कुमार कहते हैं जो मैं तय करता हूं वही ठीक है। हर मामले में नीतीश कुमार अपनी नीति को लेकर रिजिडनेस दिखा रहे हैं। जब तक आप रिजिडनेस दिखाएंगे, और धीरे धीरे अवस्था भी होती है ना, उसमें आदमी जिद पर आ जाता है कि जो मैं सोचता हूं वही ठीक है, इतने लंबे समय से मैं नेतृत्व दे रहा हूं तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मेरा नजरिया ही सबसे परफेक्ट नजरिया है। तो फिर एक के बाद एक परिणाम देख लीजिए। आप देखिए मोकामा में भी धानुक वोटर का बड़ा वर्ग शिफ्ट हो गया बीजेपी में। कैसे हो रहा है ये? और वहां कैसे हो रहा है, लव कुमार जी बताइए। शिफ्ट हो रहा है। ये जातियों के नजरिए से अगर देखें तो भी नुकसान, और अगर मुद्दा शायद आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, जेडीयू पकड़ नहीं पा रहा है। तेजस्वी यादव ने 2020 में पकड़ लिया मुद्दा और सबसे बड़ी पार्टी बन गई आरजेडी। तो एक सवाल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, इन चीजों को लेकर काम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अब शायद जो नए वर्ग के लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नितेश पांडे जैसे लोग हैं, वो अब रोड, बिजली, पानी जैसी बातों को सुन सुनकर अब उनका पेट नहीं भरने वाला। वो चाह रहे हैं साहब अब नौकरी रोजगार पर अब आप क्या करिएगा, क्या कर रहे हैं ये बताइए। क्या मुद्दा समझने में देर हो रही है? देखिए सुमित जी, ऐसी बात नहीं है। नौकरी पर हमारी सरकार पूरी सजग है और सभी विभाग में जितनी भी नियुक्तियां हैं उसको पूरी की जा रही है। पुलिस विभाग में की गई और 10,000 और पुलिस विभाग में भी
पद बहाली के लिए अब जल्द से आवेदन भी निकलेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों का भी निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द इनको खुशखबरी मिलेगी और इनकी नियुक्ति होगी। छठे चरण की बहाली, नीतीश जी, छठे चरण की बहाली किस कारण से अटक गई? कोर्ट में इतने लंबे समय तक अटकी रही, तभी तो सातवें चरण में इतना देरी हुआ। अभी कोर्ट ने फ्री किया है, बाकी जो 40-50 हजार अभ्यर्थियों की बहाली बाकी थी उसको अभी कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, अभी वो भी बहाली होना है। और ये बहाली में फिर कोर्ट की प्रक्रिया में न फंस जाए, इसके लिए पूरे छानबीन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को। शिक्षा मंत्री जी को 5-5 बार इधर तलब किया कि भाई जल्दी से जल्दी शिक्षकों की बहाली की जाए। अगर हम इस मामले में सीरियस नहीं होते तो फिर नियुक्तियां निकालने की कौन सी, लेकिन इसका खामियाजा तो फिर उठाना पड़ गया ना आपको कोर्ट में। सत्ता में हम हैं, सवाल तो हम ही से पूछा जाएगा। और 25 साल देखिए विपक्ष में रह के नीतीश पांडे जैसे अभ्यर्थियों को आप बहुत अच्छे से समझा पाते कि साहब ठीक है आप हमारे साथ रहिए, हम ही आपके बारे में सोच रहे हैं, बीजेपी सत्ता में नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, हमें ही वोट दीजिए, ऐसा आप समझा नहीं पाए नीतीश पांडे जैसे अभ्यर्थियों? हमने समझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भावातिरेक में कभी कभी कुछ फैसले होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं उपचुनाव में निश्चित तौर पर जिन लोगों ने भी गुस्सा दिखाया है वो इस जानबूझकर दिखाया है कि इससे सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका विश्वास आज भी नीतीश कुमार में वैसे ही अडिग है। मैं एक छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं, उसको याद करके देखिएगा। 2009 में दोनों उपचुनाव हारे हम। 10 में जनता ने हमको प्रचंड बहुमत के साथ 220 सीटों के साथ 210-15 सीटों के साथ जिताया। 15 का में चुनाव हुआ, 14 में उपचुनाव हम हारे, 15 में 180 सीटें देकर महागठबंधन को हमको जिताया। उसके पहले भी आप आ सकते हैं, 96-97 में रामसागर जी को याद होगा, आरजेडी बहुमत में थी, समता पार्टी उपचुनाव हुआ, 3 सीटें जीती। कह रहे हैं कि लवली आनंद, ये उपचुनाव आप हारे, लेकिन 2024 और 25 की लड़ाई बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास हम पर है। वो हमको सजग करना चाहती है, वो हमको याद कराना चाहती है कि नहीं आपको हरा के और ये आप मान रहे हैं ना, सजग आपको करने की कोशिश की गई नीतीश पांडे से अभ्यर्थी। नीतीश हम इसमें हार तो स्वीकार कर ही रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश पांडे जैसे अभ्यर्थियों ने, युवाओं ने आपको सजग करने की कोशिश की और आप अलर्ट हो गए हैं। अब कम से कम संदेश ये जाएगा कि साहब अब बहाली पर हीला हवाली और नहीं चलेगी, है ना नीतीश? ये तो विश्वास है, काम तो सरकार ही करेगी ना, नीतीश जी ही करेंगे। बिल्कुल, मेरे बैनर पर भी जाकर देखिएगा तो हम लोगों का लिखा हुआ है कि नीतीश जी ही दिए हैं और नीतीश जी ही देंगे। ये बैनर पर अभी भी हमारा लिखा हुआ है, पहला बात। और दूसरा बात, सर ने कहा कि कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़े इसलिए लेट हो रहा है। तो सर हम भी चाहते हैं कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़े बहाली, इसलिए आप एक कट ऑफ डेट भी दे दीजिए कि हम लोग सिक्योर हो जाए, हमारी नौकरी सुनिश्चित हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि 2 महीना बाद आप सारा चीज पूर्ण करके बहाली लीजिएगा, लेकिन एक कट ऑफ डेट हम लोग को दे दीजिए कि हम लोग एकदम सिक्योर हो जाए कि हमारी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। तो हम फिर आपके साथ हैं, पूरे प्रदेश के साथ हैं, और जो हमसे बन पड़ेगा। रामसागर जी सुन रहे हैं, रामसागर जी खुश ना हो इसका मतलब नीतीश, रामसागर जी खुश ना हो। हम ये कहना चाह रहे हैं नीतीश जी को कि नीतीश जी ही ठगते हैं, नीतीश जी ही ठगेंगे। अब कहाँ के किस ठग के फेरा में पड़े हुए हैं नीतीश जी? वो जब अपने जहाँ की जनता 5-5 बार सांसद बनाई, मुख्यमंत्री बनाई, आपको मंत्री बनाई, वहाँ की जनता को मैं आपको कहना चाहूंगा तो आप उनको क्या दिए हैं कि आपको नहीं ठगेंगे? नहीं, बिहार के अब हारने के बाद भी इतने अच्छे से समझा पा रहे हैं और आप जीतने के बाद भी इतने आक्रोश में हैं। रामसागर जी आप समझ लीजिए कहाँ है। आप मेरे बात को नहीं समझे रामसागर जी, आप मेरे बात को नहीं समझे। सुनिए, हमारी बातों को सुनिए। हम लोग पुराने सारी बातों को नहीं जानते हैं, हम लोग की बातों सुनिए सही। हम लोग का कहने का सीधा सा मतलब है कि हम लोग को मुखिया से मतलब है। बिहार के मुखिया नीतीश जी हो या फिर आप भाजपा के कोई हो या फिर राजद के कोई हो, भाजपा तो संभव ही नहीं है ना, वो संभव है, वही देगा। तो इस मुखिया पर विश्वास हम लोग करते हैं। हमें कोई पर्टिकुलर आदमी से नहीं मतलब है कि कौन उस स्थान पर बैठे, हमें उस स्थान पर बैठे व्यक्ति से मतलब है जो हमारी मुहर लगाएगा। आपने बहुत सही कहा नीतीश जी कि नीतीश जी ही दिए हैं और नीतीश जी ही देंगे।
और दुगना ताकत के साथ हमारे सारे छात्र हमारे साथ लड़ेंगे और हम 24 में 40 की 40 सीटें यहां से जीतेंगे। इसी के लिए इन्होंने सजग किया है कि नहीं भाई, अगर जरा इधर उधर करिएगा तो हम पिन चुभा देंगे। इन्होंने छोटा सजग किया है, हम लोग इनको नौकरी देंगे, नौकरी के साथ साथ और भी बहाली निकालेंगे, युवाओं के लिए और भी सारे कार्य करेंगे। हम विजय सिन्हा जी से पूछना चाह रहे थे कि अपने यहाँ स्वरोजगार लोन को रोजगार मांग लेते हैं, लोग लोन लिए और बिहार में अस्थायी नौकरी की बात कर रहे थे। हमने कितने को लोन दिया? 12 तारीख को कैबिनेट बैठक है, रोजगार योजना के तहत कितने लोगों को लोन दिया? देखा है उसका लिस्ट। अरे लोन सुनिए ना, लोन नहीं तो हम उनको लो सर लोन दे दिया और लोन नहीं, ये अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि पिन चुभा दिया है, चुकाएंगे कैसे? नहीं बिल्कुल, अरे सच को मानना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ नितेश जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं बीजेपी का थोड़ी हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि लोन दे करके आपने ये कर दिया, हम लोन को चुकाने के लिए नौकरी श्रीमान, करेंगे तब तो लोन मैं आपको चुकाएंगे। नहीं, मैं विजय सिन्हा जी को कह रहा था। वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं, बीजेपी के लिए। 12 को कैबिनेट बैठक है, मैं नीतीश 12 को कैबिनेट बैठक है। चलिए ये अच्छी बात है कि नीतेश पांडे नीतेश देखिए ये अच्छी बात है कि आप युवाओं ने अपनी ताकत दिखाया। लोकतंत्र में गुस्से का इजहार वोटों के जरिए होता है, लेकिन यहां पर रामसागर जी और देना शुरू कर दिया है। नहीं रामसागर जी, भरोसा अभी भी नीतीश कुमार पर ही है, लेकिन काम जो करेगा उस पर भरोसा आप पर नहीं है। नीतीश कुमार पर रहता तो पुरानी की जनता भरोसा नहीं कर लेती। बिहार की जनता प्रश्न है, प्रश्न है, 40 पर पटक देती। बिहार से प्रश्न है, नहीं कर रही है। अब नीतीश कुमार के ऊपर नकारात्मक ही नहीं बल्कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे से नहीं हमारे शब्दों पर आप नहीं जाइए। देखिए आप मेरी भावनाओं को समझिए, शब्द पर मत जाइए। शुरू कर दिया है रामसागर जी, क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं रहे। रामसागर जी भावनाओं को समझिए, शब्दों पर मत जाइए। आप ज्यादा खुश मत होइए शब्दों पर जाकर। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही दिए हैं और नीतीश कुमार ही देंगे, और सरकार अगर दाएं बाएं होती है तो यही उपचुनाव का मौका, चुनाव का मौका होता है। रामसागर जी, यही उपचुनाव का मौका होता है जब सरकार को थोड़ा दिखाया जाता है कि साहब अलर्ट, तो अलर्ट हो जाइए। लेकिन भरोसा तो नीतीश कुमार पर ही है ना। अगर नहीं मिलेगा तो फिर 2024 में भी सबक सिखाएंगे ना। अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो सबक सिखाएंगे। नीतीश भाई 2024 में हम सब भाई एक साथ रहेंगे और बिहारी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए अब अपने तो जाएंगे ही, तेजस्वी को भी ले जाएंगे। अब तेजस्वी की चिंता हो गई। तेजस्वी के पास तो गए थे कटोरा लेके कि आपको बना रहे हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी प्रश्न है। अरे श्रीमान आपके पास तो कोई चेहरा है। एक सेकंड एक सेकंड रामसागर जी, देखिए 2024 तक तो आप बीजेपी सत्ता में नहीं है बिहार में। 2024 तक अगर 25 तक नहीं है, 2024 से पहले अगर नोटिफिकेशन निकल जाता है। एक सेकंड सर, रामसागर जी सुमेश जी, हो सकता है 23 में ही चुनाव हो जाए बिहार में। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे क्या? है हिम्मत तो लगा के दिखाइए। आपको ऐसा लग रहा है कि 23 में ही चुनाव हो जाएगा? है हिम्मत तो लगा के दिखाइए राष्ट्रपति शासन। लखम लट्ठी होगा राजा। बस वही कर ही सकते हैं आप, वही कर सकते हैं। और उसी काम के चलते, आपके इसी व्यवहार के चलते नीतीश कुमार आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। एक सेकंड नीतीश पांडे कुछ पूछ रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, नीतीश पांडे कुछ पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपसे अलग हुए हैं। आप अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहते हैं। लव कुमार जी आपसे आप लोग मुद्दे से रामसागर जी, आप लोग मुद्दे से नहीं, रामसागर जी एक सेकंड रुकिए सर। रामसागर जी, हाँ आप लोग मुद्दे से रामसागर जी जल्दी मुद्दे। रामसागर जी, डॉक्टर साहब एक सेकंड रुक जाइए सर। हाँ बोलिए, सवाल जल्दी। मुद्दे से मत भटक। मैं लॉ सर से एक प्रश्न पूछूंगा, सीधा सा प्रश्न है कि 12 को कैबिनेट बैठक होने वाली है, तो क्या हम उम्मीद करें कि 12 को कैबिनेट बैठक में हमारी बहाली का जो विज्ञप्ति है पारित हो जाएगा? क्योंकि ये हमारी अंतिम लड़ाई है। अगर 12 को पारित नहीं होता है तो 13 को हम लोग घेराव करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमको 2024 में बहाली तो आएगी, हम जानते हैं। तो हमें 2024 में बहाली नहीं चाहिए, हमें बहाली चाहिए 2022 में। 2022 में किसी भी तरह आप बहाली दे दीजिए, भले 2023 में ज्वाइनिंग करवाइए। क्या 12 को कैबिनेट में मुहर लग जाएगी? सीधा सा जवाब सर। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बताया है, और मैं कैबिनेट का पार्ट नहीं हूं, इसलिए जो बात मैं कह सकता हूं
मैं उतना ही कह सकता हूं। मैं अपने अधिकार को जानता हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन इतना आपके दर्द से दुखी हूं कि आपको रोजगार जरूर मिलना चाहिए और आपकी नौकरी मिलेगी। मैं इस बात की इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई दफे आपके आंदोलन शुरू होने के बाद कोई भी एक 5 बार विभाग की समीक्षा करी, आपने देखा होगा, और 5 बार स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द और बिना त्रुटिपूर्ण, उनका यह भी कहना है कि बिना कोई त्रुटि नहीं रहे ऐसी इस बार बहाली निकालिए कि कोर्ट में जाके 2 साल तक मामला लंबित ना रहे और त्रुटिहीन ना। उनका कहना है कि चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर फिर 2024 चुनाव से पहले मत ऐसा कीजिएगा कि देखिए नहीं, जल्द से जल्द बहाली हो जाए। चुनावी लॉलीपॉप नहीं। अमिताभ जी होते हैं वो 3 दिन का समय लिए थे ना, चीफ सेक्रेटरी 3 दिन का समय लिए थे ना, क्या किए? जिस आदमी को करना है चीफ सेक्रेटरी को, क्या कर दिए? आप इसी मुद्दे पर बाहर हो जाते ना श्रीमान, काहे आपको पता ही नहीं चला सत्ता जाने का इतना दर्द हो रहा है। इसी मुद्दा रामसागर जी देखिए सर, रामसागर जी मेरा सवाल सुन लीजिए, एक ही सवाल मैं करूंगा, सीधा जवाब, उसके बाद अमिताभ जी के पास। अगर इतना सच में दर्द था तो विपक्ष में आने के बाद इन लोगों के दर्द का एहसास क्यों हुआ? सत्ता में रहने पर, सत्ता में जब आप थे तो मुझे अभी भी तस्वीर याद है, जून महीना शायद था, शिक्षक अभ्यर्थी कटोरा लेकर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी मुख्यालय गए थे। ना आप थे ना बीजेपी का कोई नेता था, तब आप सत्ता में थे, तब आपको दर्द नहीं था, तब आपको एहसास नहीं था। सत्ता के मलाई खा रहे थे आप इनके मुद्दे पर बाहर हो जाते तब समझ में आता। अब आप विपक्ष में है तो जाहिर है आपको विपक्ष में तो जो मुद्दा मिले, जिसे सरकार को घेरने का मौका मिले, आप घेरेंगे। नहीं सुमित जी, हम भी उसी निर्दयी नीतीश कुमार के चंगुल में थे। अच्छा, और ये लोग भी उसी निर्दयी नीतीश चंगुल में थे, मतलब उनको दया कहाँ है? ये चंगुल में नीतीश जी ने आपको चंगुल में रखा था। एक बात कहूंगा, 80 सीटों वाली पार्टी, एक बात कहूंगा, आप कैसे चंगुल में आ गए? आप ही ना कहे थे नीतीश जी को जाकर के मुख्यमंत्री बनिए, 80 सीटों वाली आपने कहा था जाकर मुख्यमंत्री बनिए, वो तो नहीं आए थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दो। हमने तो कहा था कि आप बन जाइए। हम लोग तो भगवान इतना भी ऐसा भी लॉजिक मत दीजिए सर, ऐसा भी लॉजिक मत दीजिए सर। नीतीश जी हमसे अलग हो गए और चले गए। एक दर्द है, जल्दी से नीतीश पांडे, जल्दी से, उसके बाद अमिताभ जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक दर्द है हम लोग के पास कि जब जिसकी सरकार रहती है उसके विरोधी दल को हम लोग को साबित कर देता है। शक्ति यादव जी हरदम हम लोग के विपक्ष में बोल रहे हैं कि ये भाजपा एजेंट है। जब भाजपा का सरकार था तो वो बोलते थे कि ये राजद वाले हैं। तो हम लोग किस पार्टी के, हम लोग को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। यही तो सवाल है। लेकिन ठीक है, नहीं, बिल्कुल अभ्यर्थी हैं और ये युवा है, ठीक है। नीतीश ये युवा है, आप वो युवा है जो चुनाव के जरिए लोकतंत्र में इस तरह से वोट डालकर अपने गुस्से का इजहार कर सरकार को और बाकी सभी सियासी पार्टियों को संदेश देते हैं। ये एक अच्छी बात है अमिताभ जी, लेकिन कि कम से कम अब बिहार में जिन जातियों और गोलबंदी और वो सारी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये उभर कर आ रहा है और एक अच्छा संकेत भी है कि एक ऐसी परंपरा शुरू हो रही है कि अब साहब नौकरी रोजगार को हम साइड नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा रहेगा, एक बड़ा संदेश यहां से। आखिरी कमेंट बिल्कुल दरकिनार अमिताभ जी से सवाल है सर, अमिताभ जी से सवाल है। दरकिनार रामसागर जी, अमिताभ जी से सवाल है। खोल करके रोजगार देने का काम कर रहे थे। ठीक है अमिताभ जी। सुमित भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये सही बात है कि रोजगार के सवाल को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और आज का दिन इस चर्चा के लिए बहुत मुफीद है। सुमित भाई, आप देखिए ये जो लोग हैं, जो युवा नौकरी के लिए घूम रहे हैं, इन्होंने 19 में देश में एक सरकार बनाई थी उम्मीदों के साथ कि रोजगार मिलेगा और प्रदेश में भी तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया था कि नौकरी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? तो वो जो इश्क था, वो जुनून था, ये जो हिज्र है वो नसीब है। तो यहाँ कौन जिससे गिला करे, यहाँ कौन इतने करीब है? यहाँ जितने भी सियासी दल हैं ये सब चुनाव के वक्त ही करीब होते हैं और बाकी दिन में वो वही करते हैं जो उनको करना होता है। लेकिन ठीक है, यही राजनीति। लेकिन ठीक है अगर सियासी दल यही आदत अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी जैसे और बाकी युवा हैं वो भी आप अपनी आदत अब ऐसे ही रखेंगे कि साहब हमें जिताना भी आता है, कुर्सी पर बिठाना भी आता है, हराना भी आता है।
है ना, कुर्सी से और उतारना भी हिमाचल आता है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त यहीं खत्म हो